आज हम दुश्मनों ने एक और वार किया है वतन अजीज पर। पेशावर हुआ लहू लहू, जहां नमाजे जोहर की अदायगी के दौरान खुदकुश तौर पर यह मुबैना तौर पर कहा जा रहा है खुदकुश धमाका था, जिसमें अब तक जो तादाद हो गई है शहीद नमाजियों की वो 32 हो गई है और 150 से जायद नमाजी इसमें जख्मी हुए हैं। जाहिर बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, मलबे तले कितने जख्मी अभी भी हैं वहाँ पर मौजूद। रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं, हैवी मशीनरी भी मंगवाई गई है और साथ साथ जो है इस वक्त जो लोग जख्मी हुए हैं इस मलबे तले दबे उन्हें निकाला जा रहा है। इस वक्त की सूरत हाल ये मस्जिद का जो मलबा है वो गिरा हुआ है, उसके नीचे जो अफराद हैं वो दबे हुए हैं। बताया जा रहा है 5 से ज़्यादा अफराद हैं जिनको मजमूई जो है तिब्बी इमदाद दी जा रही है, ऊपर से उनको सांस दिया जा रहा है कि ताकि वो अंदर मलबे के अंदर जो है वो जिंदा रह सके। उनकी तस्दीक की गई कि वो जिंदा है। रेस्क्यू जराए क्या कह रहे हैं, कब तक रेस्क्यू का अमल जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा? रेस्क्यू तर्जुमान का ये कहना है कि मजीद 5 डेड बॉडीज मलबे तले से निकाल ली गई हैं, ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रेस्क्यू जराए कह रहे हैं बहुत एहतियात से ये रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है ताकि बाहिफाजत मलबे तले जो लोग हैं वो उनको निकाला जा सके। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर महसूस साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जरा आप बता सकते हैं कि सूरत हाल अभी क्या है? देखें जी, अभी जो है 33 शहादतें और इसके अलावा 100 के करीब इंजर्ड हैं। और जो अच्छी बात है वो ये कि हमें नीचे एक्सेस तो मिल गया है, अच्छा, जिससे हम लोगों को निकाल रहे हैं। क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स थे यहाँ पर, कोई इत्तलात थी आप लोगों को? पुलिस लाइन की हमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट नहीं आई हुई थी। सही। और ये जो मस्जिद है ये पुलिस लाइन के करीब नहीं थी, ये पुलिस लाइन के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज हम दुश्मनों ने एक और वार किया है वतन अजीज़ पर। पेशावर हुआ लहू लहू, जहाँ नमाजे जोहर की अदायगी के दौरान खुदकुश तौर पर यह मुबैना तौर पर कहा जा रहा है खुदकुश धमाका था, जिसमें अब तक जो तादाद हो गई है शहीद नमाजियों की वो 32 हो गई है और 150 से जायद नमाजी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया पेशावर में उस वक्त जब नमाजी नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे। और यहाँ पर अब ये ख़बर भी आपको देते चलें कि इमाम मस्जिद नूर अमीन भी इस धमाके में शहीद हो चुके हैं। ये पेशावर की पुलिस लाइन है और कहना ये है वहाँ पर मौजूद पुलिस का और जो सिक्योरिटी वहाँ पर इंतज़ामिया उनका भी, और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इस बात की तस्दीक की कि पुलिस दहशत गर्दों का निशाना थे, नमाजी नहीं थे। लेकिन नमाजी जो कि 32 अफराद नमाजी शहीद हुए, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है वो भी जानेंगे। साथ ही साथ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जहाँ पर ज़ख्मियों को लाया गया है उनकी हालत कैसी है, पहले ज़रा वो जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ शकूर वहाँ पर ज़ख्मियों के साथ मौजूद हैं, पहले आपको वहाँ की सूरत हाल बताते हैं। आसिफ, क्या सूरत हाल बताएंगे? लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में कितने जख्मी लाए गए हैं और जख्मियों का या जो एनी शाहिदीन हैं उनका क्या कहना है? ये एक ज़ख्मी है जो नौजवान नज़र आ रहे हैं और काफ़ी उनको सर पे चोटें आई हैं और मौजूदा तौर पे ये बच गए हैं। उनका कहना था कि जो ही नमाज इकामत खड़ी हुई उसके बाद धमाका हुआ और फिर उसके बाद नहीं पता चला कि क्या हुआ। लेकिन अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है और शहरी जो हैं उनको ज़ख्मियों को यहाँ लाया जा रहा है और उनको तिब्बी इमदाद जो है वो। और ये ज़ख्मी के साथ मौजूद थे, कई लोग इसमें ज़ख्मी हुए, 150 से ज़ायद अफराद जो कि इस धमाके में अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनका इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ ज़ख्मी नाज़रीन ऐसे हैं जो कि अभी भी मलबे तले मौजूद हैं और जो रेस्क्यू एहलकार हैं उस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि 6 अफराद ऐसे हैं जो कि अभी भी मलबे तले फंसे हुए हैं, वो ज़ख्मी हैं। उनको बचाने की, मलबे से निकालने की बहुत एहतियात से कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू का अमल अभी भी जारी है। क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हमारे ब्यूरो चीफ हैं ज़ाहिर शाह शिराजी जो कि वहाँ पर मौजूद, हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद के साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ रेस्क्यू की सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। जाहिर बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, मलबे तले कितने जख्मी अभी भी हैं वहाँ पर मौजूद और रेस्क्यू जराए क्या कहते हैं इस हवाले से? पुलिस और सीडीडी हेडक्वार्टर हमले के मकाम पर हम मौजूद हैं और इस वक्त रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं। हैवी मशीनरी भी मंगवाई गई है और साथ साथ जो है इस वक्त जो लोग ज़ख्मी हुए हैं इस मलबे तले दबे उन्हें निकाला जा रहा है। जैसे कि आप हमारे पीछे एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रेस्क्यू की कार्रवाई जारी है। हमारे साथी आसिफ शहजाद साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या अंदर मामलात क्या हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। आसिफ, बताइएगा कि रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्या अभी तक अपडेट है अंदर की? देखें सर, जैसे ही धमाका हुआ तो यहाँ पर रेस्क्यू 112 समेत दीगर इमदादी इदारे जो हैं वो पहुँचे हैं
1:10 के करीब ये धमाका हुआ है यहाँ पर। तो उसके बाद से तमाम जो इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पे जारी हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये मस्जिद का जो मलबा है वो गिरा हुआ है। उसके नीचे जो अफराद हैं वो दबे हुए हैं। बताया जा रहा है 5 से ज़्यादा अफराद हैं जिनको मखनूई जो है तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ऊपर से उनको सांस दिया जा रहा है कि ताकि वो अंदर मलबे के अंदर जो है वो ज़िंदा रह सके। उनकी तस्दीक की गई कि वो ज़िंदा है और उनके साथ उनका रब्ता है। तो ये 5 अफराद को बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ 4 घंटे से ज़ायद से वो जारी हैं। यहाँ पर वक्तन फ़ौक्तन मशीनरी जो है हर किस्म की भारी मशीनरी लाई जा रही है ताकि यहाँ से जो ज़ख्मी हैं। ठीक है, जायदी आसिफ शहजाद जो कि बता रहे हैं कि रेस्क्यू एहलकारों का मलबे तले जो लोग दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनसे राब्ता है, उनकी जान बचाने की, उनको बाहिफाजत निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनको भी निकालने का अमल, रेस्क्यू का अमल है, वो अभी भी जारी है। मोहम्मद नुमान जो कि हमें जाए वक़ुआ से अपडेट करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त। मोहम्मद नुमान, बताइएगा क्या सूरत हाल आप यहाँ पर देख रहे हैं? रेस्क्यू ज़राए क्या कह रहे हैं? कब तक ये रेस्क्यू का अमल जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू तर्जुमान का ये कहना है कि मजीद 5 डेड बॉडीज मलबे तले से निकाल ली गई हैं। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता मलबे तले अगर मजीद नमाजी होते हैं उनको निकाला जा सके। अभी तक पुलिस लाइंस मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हुआ, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो पुलिस लाइंस का अंदर और बाहर का इलाका है भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एम्बुलेंसेज की आमदोरफ्त का सिलसिला भी ताहाल जारी है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और दीगर जो इमदादी इदारे हैं उनके एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 4 घंटे से जायद का वक्त हो गया है और अभी भी यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं कि वो जारी हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में अभी तक जो कंफर्मेशन हुई है 32 नमाजी शहीद हो चुके हैं। इसमें बाज़ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं, इन्वेस्टिगेशन लेवल के और एहलकार भी बड़ी तादाद में हैं। आम लोगों का भी बताया जा रहा है कि वो इस वाक़े का निशाना बने हैं और अभी तक पुलिस लाइंस को क्लियर नहीं किया गया। अच्छा, यही वजह है। बताइए ये जो मस्जिद है ये कितनी बड़ी है और अमूमन जैसे आज तो पीर का रोज था, यहाँ पर जो नमाज ज़ोहर है कितने नमाजी होते हैं अमूमन आम तौर पर? जी बिल्कुल, पुलिस लाइंस एक बड़ी इमारत है जहाँ पर ना सिर्फ CCPO पेशावर, SSP ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, बल्कि जो आम लोग हैं और जिनके इन दफातर में काम होते हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं। और चूंकि नमाज ज़ोहर का वक्त था तो पेशावर में लोग जब नमाज का वक्त होता है तो कोशिश करते हैं कि मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें और यही वजह है कि पुलिस लाइंस की अंदर जो मस्जिद है वहाँ पर भी नमाजी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन कमोबेश 400 नमाजी मस्जिद में मौजूद थे और इस वजह से कैजुअल्टीज ज्यादा हुई हैं। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से अभी आपने बताया कि अभी भी रेस्क्यू का अमल जारी है, रेस्क्यू ज़राए भी बता रहे हैं कि कई ऐसे मलबे तले ज़ख्मी हैं जिनसे उनका राब्ता है। अभी आपने कहा कि मलबे से मज़ीद 5 शहीदों को निकाला गया है, जो ज़ख्मी हैं उस हवाले से किस तरीके से उनको निकालने का अमल जारी है, क्या कहते हैं रेस्क्यू ज़राए? जी बिल्कुल, भारी मशीनरी यहाँ पर पहुंचाई गई है, क्रेनें हैं, इसके अलावा कटिंग के लिए जो ज़रूरी आलात हैं वो पहुंचा दिए गए हैं क्योंकि छत मुनहदम हो गई थी हाल की, तो इस वजह से मलबे तले नमाजी दब गए थे और जो जख्मी हैं और रेस्क्यू का ये भी कहना है एहलकारों का कि 2 जख्मियों को मलबे तले अभी थोड़ी देर कबल उनको भी निकाला गया है और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन अभी तक ख़त्म नहीं किया गया। जब तक मुकम्मल तौर पर मस्जिद की तलाशी नहीं ली जाती, मलबे तले मौजूद नमाजियों का कंफर्म नहीं होता कि कोई मौजूद नहीं है, उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अब हमारे साथ ही रहिए मोहम्मद नुमान। इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 32 नमाजी और पुलिस एहलकारों समेत 32 अफराद शहीद हो चुके हैं, 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, मलबे तले भी लोग अभी भी दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू अमल जारी है। रेस्क्यू ज़रा ये कह रहे हैं बहुत एहतियात से ये रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है ताकि बाहिफाजत
बाहिफाजत मलबे तले जो लोग हैं वो उनको निकाला जा सके। इस धमाके के नतीजे में जो छत थी वो गिर गई थी, वो मुनहदम हो गई थी, उसके मलबे तले अभी भी लोग मौजूद हैं, हैवी मशीनरी वहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू का अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पेशावर पहुँच चुके हैं और उनकी ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से एक अहम इजलास भी यहाँ पर होना है। मोहम्मद नुमान से बात करते हैं। नुमान, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, पुलिस लाइंस के अंदर से अभी ये अफसोसनाक खबर भी आई है कि मलबे तले मुतअद्दिद नमाजी अभी भी मौजूद हैं और कुछ देर कबल यहाँ पर क्रेन मंगवाई गई थी जिसकी मदद से कोशिश की जा रही थी कि जो जख्मी नमाजी हैं उनको बहिफाजत निकाला जा सके। तहम कहा जा रहा है कि क्रेन के जरिए इनको निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जैक जो मशीनरी है वो यहाँ पर लाई गई है कि उसके जरिए मलबे को उठाया जाए और जख्मियों को बहिफाजत निकाला जा सके। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और इमदादी कार्रवाइयां यहाँ पर पुलिस लाइन में जारी हैं। तो अभी ये इतलात आ रही हैं कि रेस्क्यू जो एहलकार हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो जरूरी मशीनरी है उसको तलब किया जा रहा है कि ताकि मलबे तले मौजूद तमाम नमाजियों को निकाला जा सके। अच्छा, ये नुमान ये बताइए कि ये जो मस्जिद है उससे अस्पताल, जो बड़े अस्पताल हैं, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल और दीगर अस्पताल हैं, कितने फासले पर हैं कि जख्मियों को जब पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जख्मियों को निकाला जा रहा है, तो कितना फासला है यहाँ से मस्जिद से? सिविल सेक्रेटरीट और ये पुलिस लाइंस के करीब जो पेशावर का सबसे बड़ा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लेडी रीडिंग वाक़या है, तकरीबन 5 से 7 मिनट में आराम से जख्मियों को वहां पहुंचाया जा सकता है। ताहम जैसे मैंने पहले कहा कि मलबे तले जो नमाजी फंसे हुए हैं उनको निकालने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, इसी में ज्यादा वक्त लग रहा है और यही वजह है कि अभी तक जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का ऑपरेशन भी ताहाल क्या बता रहे हैं रेस्क्यू जराए कि कितने नमाजी हो सकते हैं मलबे तले? कोई पता चल पाए कि कितने लोग हैं अभी जो कि जिंदा हैं और उनको मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है? ये कंफर्म तो नहीं बताया जा सकता, ताहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में नमाजी अभी भी मलबे तले दबे हो सकते हैं और उनको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस लाइंस के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जो मुख्तलिफ जराए से हमें मालूमात आ रही हैं उसके मुताबिक अभी भी बड़ी तादाद में नमाजी जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। इस तरीके से नुमान आपने बताया कि एक बड़ी मस्जिद है, पुलिस लाइन के साथ यहाँ पर न सिर्फ पुलिस एहलकार, आम नमाजी तमाम ही नमाज के लिए आते हैं। नमाज ज़ोहर का वक्त था, आपने कहा कि अंदाजे के मुताबिक 400 नमाजी थे उस टाइम जब ये मुबैना खुद कुछ धमाका हुआ। ये छत जो मुनहदम हुई है, ये हॉल है, क्या है ये वहाँ पर मस्जिद का? जी बिल्कुल, हॉल है, बड़ा मरकजी हॉल है मस्जिद का और उसके अंदर ये सूरत हाल बनी हुई है और उसी से आप मेरे साथ रहिएगा नुमान। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर महसूस साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा आप बता सकते हैं कि सूरत हाल अभी क्या है? क्या मलबे तले पता चल पाया है कि कितने नमाजी हो सकते हैं जो कि वहाँ फंसे हुए हैं और कितने शहीद हैं और कितने जख्मी हैं? देखें जी, अभी जो है 33 शहादतें और इसके अलावा 100 के करीब इंजर्ड हैं और मलबे के तले मतलब हमारा ऑपरेशन जो रेस्क्यू का है वो अभी जारी है। और जो अच्छी बात है वो ये कि हमें नीचे एक्सेस तो मिल गया है, अच्छा, जिससे हम लोगों को निकाल रहे हैं। अच्छा। और जो है ये ऑपरेशन जो है जो मलबे वाला नीचे, इवन हमने डॉक्टर्स को भी हम ऑन ग्राउंड ले गए और साथ में इमरजेंसी के नीचे हम डॉक्टर्सों को ले जा रहे हैं ताकि उनको अगर वो किस तरीके से हम बाहर नहीं निकल पा रहे तो वो ऐसा रास्ता है कि वहां पर उन जख्मियों को थोड़ी तिब्बी इमदाद दी जा सके। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि हमें एक्सेस नीचे जाने की मिल गई है 3-4 जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से। सही। तो वो हमने वो रिलीफ एक्टिविटीज जारी रखी। अच्छा रियाज साहब, देखें बहुत बड़ी मस्जिद है, पुलिस लाइन के साथ है, क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स थे यहाँ पर? कोई इत्तलात थी आप लोगों को? और अगर थी तो क्या यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी? देखें जी, पुलिस लाइन की हमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट नहीं आई हुई थी। सही। और ये जो मस्जिद है ये पुलिस लाइन के करीब नहीं थी, ये पुलिस लाइन के अंदर थी। सही। तो इसलिए जो मैक्सिमम जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो हुई हैं।
तो ये पुलिस लाइन के अंदर थी मैसेज। रियाज साहब, ज़ाहिर है अफसोसनाक वाक़या हो गया, यकीनन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये हो गया, इसको रोक नहीं पाई ये खुदकुश हमला जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है। अमूमन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है कि कोई शख्स अगर इस तरह दाखिल हो रहा है तो कोई इस तरह का चेक है या फिर नहीं है यहाँ पर कोई इस तरह का चेक? देखेंगे उधर पुलिस लाइन में तो आपको पता ही होगा कि मतलब अंदाजा होगा कि उधर तो इतनी सख्त सिक्योरिटी है कि इवन अगर बाहर से ऑफिसर्स आते हैं जी जी दूसरे पुलिस के, उनकी भी और उनकी गाड़ियों की भी चेकिंग होती है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि आया कहीं ऐसा तो नहीं था कि, क्योंकि उधर तो पुलिस की काफी नफरी होती है। और वो पहली सफ में मौजूद था, ये भी बताया जा रहा है। हो सब वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इट विल बी प्रीमेच्योर टू प्रेडिक्ट एनीथिंग एट दिस पॉइंट, लेकिन ये हो सकता है कि उधर तो हजारों की नफरी पुलिस लाइन के अंदर होती है। तो अब ये सब देखना पड़ेगा कि आया ये जो चीज थी ये पुलिस लाइन के अंदर से हुई है या कोई बाहर से गया है या कोई विजिटर की शक्ल में गया है या कोई पहले से मैंने होमवर्क किया होगा कि किस तरीके से हमने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो जाहिर बात ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। रियाज साहब, एक दफ़ा आप हमारे नाज़रीन के लिए बता सकते हैं कि कितने शहीद हुए हैं और कितने जख्मी हैं अब तक के फिगर्स के मुताबिक? 33 शोधा हैं और 100 के करीब जो है वो इंजर्ड है। अच्छा, इसमें बच्चे भी शामिल हैं? नहीं, बच्चों का मेरे ख्याल में बच्चे इसमें नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में बच्चे नहीं है। अच्छा रियाज साहब, ये बता दीजिएगा कि तमाम तर जो मशीनरी चाहिए होती है ऐसे मलबे के नीचे से जख्मियों को निकालने के लिए, वो मौजूद है या किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी आप लोगों को आ रही है? मैं आपको बताऊं कि आर्मी इंजीनियरिंग कोर, हमारी जो प्रोविंशियल रेस्क्यू 1112 है, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हैं और CNW है, हमारे पास हर चीज अल्लाह ताला की मेहरबानी से मौजूद है। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ये वाकया हुआ है उधर से लेकर हॉस्पिटल की मेडिसिन, ब्लड का हर चीज अल्लाह ताला की मेहरबानी से, कोई ये बात क्योंकि गवर्नर ने अभी अपील की है सर, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, उन्होंने कहा है कि O नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, एहतियात दें लोग खून के। बिल्कुल, गवर्नर साहब ने O नेगेटिव ब्लड की अपील की है। उस वक्त O नेगेटिव की हमें डॉक्टर्स ने खदशा जाहिर किया था कि हो सकता है कि O नेगेटिव ब्लड की ज्यादा जरूरत हमें पड़े, तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो हमने कैटर फॉर कर लिया, अरेंज हो गए हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। रियाज महमूद साहब कमिश्नर मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल से उन्होंने हमें आगाह किया। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कोशिश की जा रही है, हमें एक वहाँ पर जगह मिल गई है, एक रास्ता मिल गया है कि वो लोग जो मलबे तले दबे हुए हैं उनको निकाला जाए। जाहिर शाह शिराजी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जो करंट अपडेट है वहाँ की वो लेते हैं। जाहिर शाह शिराजी, क्या सूरत हाल है? क्योंकि असल जो रेस्क्यू है वो मलबे तले जो लोग जिंदा हैं उनको निकालने के लिए किया जा रहा है। क्या वहां पर अभी करंट सूरत हाल क्या है? जो लेटेस्ट है उसके मुताबिक, जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा कि तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं, हैवी मशीनरी भी लाई गई है, इसके अलावा मेडिकल टीम्स भी ऑन स्पॉट मौजूद है। एक बात जरूर कहूंगा कि अंदर जाए वकूआ पर ना तो मीडिया को जाने की इजाजत है सिवाय ऑफिसर्स के, और जितने जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं वो अंदर जाके बाहर आगे जो तफसीलात बताते हैं यही इंफॉर्मेशन है जो कि हमें मिल रही है। ऑन ग्राउंड जो पहले धमाके के बाद फुटेज आई है वही विजिबली नजर आ रहा है कि धमाका बड़ा जोरदार था जिसकी वजह से छत गिरी है। और अब जो लेटेस्ट है उसमें यह है कि मुबैना जो खुद को हमलावर है, जो जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, उनका जो है वो मुबैना तौर पर एक सर भी नजर आया है, और वो शायद सिक्योरिटी फोर्सेज वाले ये खदशा जाहिर करें कि ये मुबैना खुद को हमलावर हो सकता था। दूसरी तरफ एक बड़ा सिक्योरिटी लैब्स जैसे खुद पुलिस हुकाम भी मान रहे हैं, क्योंकि ये पुलिस हेडक्वार्टर है और इसके साथ साथ ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का भी हेडक्वार्टर जिस जगह मौजूद है। तो अगर इस तरीके से दहशतगर्द यहाँ पे कार्रवाई करे तो मेरे ख्याल में एक सवालिया निशान जरूर बनता है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। देखिए, जब हमने कमिश्नर साहब से बात हुई उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होती है, ये कैसे घुस गया? अगर ये खुदकुश हमलावर है तो ये कैसे घुसा अंदर और पहली सफ में कैसे खड़ा हुआ? ये तो वाकई बड़ी एक हैरत अंगेज बात है। जाहिर शिराजी, देखिए सुमिया, इसमें एक बड़ी जो आम चीज है वो ये है कि यहाँ पब्लिक मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे CNW डिपार्टमेंट है, इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सिविल सेक्रेटेरिएट है, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है रोजाना सिविलियंस भी आते हैं।
दो रास्ते हैं, एक है खैबर रोड का रास्ता जहाँ से बड़ी मूवमेंट को बड़े तरीके से चेक किया जाता है, एक हमारे पास रेलवे रोड है जिसके जरिए आम पब्लिक जो है वो सिक्योरिटी चेक के बाद दाखिल होती है। लेकिन सवाल ये अगेन दोबारा पैदा होता है कि पुलिस लाइंस के अंदर दाखिल होना अब जरूर ये हुआ होगा कि ये जो मुबैना दहशतगर्द था या हमलावर था वो किसी ये किस तरीके से दाखिल हुआ ये तफ्तीश में पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी जायशा शिराजी, साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर पेशावर धमाके की बात करेंगे। लेडी रेंज हॉस्पिटल जो कि एक बड़ा हॉस्पिटल है पेशावर का, जहां पर एक बड़ी तादाद में जख्मी लाए गए हैं पेशावर धमाके के। आपको यहां पर यह बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कि पेशावर में मौजूद हैं, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल वो पहुंच चुके हैं जख्मियों की अयादत करने के लिए। अब तक की इतलात ये हैं कि 33 अफराद जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं शहीद हो चुके हैं। 150 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं और अभी भी रेस्क्यू का अमल जारी है। जो मलबे तले दबे हुए अफराद हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि उसमें जिंदा हैं और वहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको सही सलामत मलबे तले निकाला जा सके। पेशावर की पुलिस लाइन में ये मस्जिद जहाँ पर दौरान ज़ोहर की नमाज ये खुदकुश धमाका हुआ, मुबैना खुदकुश हमला आवर जो कि पहली सफ़ में ही मौजूद था और दौरान नमाज उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि मस्जिद की छत भी मुनहदिम हो गई। जाहिर शिराजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी जाहिर शिराजी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, जो नुकसान हम कह सकते हैं ज्यादा इस वजह से भी हुआ कि मस्जिद की छत गिरी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए दहशतगर्दों की जानिब से भी और पुलिस एहलकारों की जानिब से भी ये इत्तलात सब सामने आ रही है कि एक मुबैना खुदकुश हमलावर था जो तकरीबन 7 किलोग्राम के करीब बारूदी मवाद की जैकेट अपने साथ लेकर अंदर गया। जब धमाका हुआ, क्योंकि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है वो हम कह सकते हैं कि आर्जी छतों के जरिए से की गई थी जिसकी वजह ये छत मुनहदिम हुई है। आप देख सकते हैं इतने 7 किलोग्राम या 8 किलोग्राम के धमाके से इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरती नहीं है नॉर्मली, लेकिन छत गिरने के बाद बहुत सारे नमाजी अंदर ट्रैप हुए, कुछ जख्मी हुए, जो लोग सैन के अंदर से वो बाहर निकल गए। तकरीबन 300 से 400 के करीब नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। और इस वक्त जोर की नमाज के वक्त रश ज्यादा इसलिए होता है कि इर्द गिर्द जितने डिपार्टमेंट्स हैं पुलिस लाइंस के अलावा वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आके नमाज अदा करते हैं और नमाज के वक्त ये टारगेट किया गया है। दूसरी तरफ अगर जहाँ सिक्योरिटी की हम बात करें तो बार बार सिक्योरिटी लैब्स बिल्कुल वाज़ेह है कि पुलिस हेडक्वार्टर है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, उसको अगर इतनी आसानी से यहाँ पे अगर हमला हो सकता है तो मेरे ख्याल में एक सवालिया निशान जरूर है। यहाँ एक बात हम जरूर अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ अरसे से बावजूद इसके हमले हो रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी के मामलात को सीरियसली नहीं लिया गया। आप पेशावर के इर्द गिर्द जितनी चेक पोस्टें हैं पुलिस की वो तकरीबन तमाम की तमाम खाली होती हैं रात के वक्त और आसानी से जो मूवमेंट है दहशतगर्दों की वो पेशावर के अंदर हो सकती है। यही हाल आप देखें, पेशावर चारों तरफ से मुमंद एजेंसी, मुमंद ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और दरादम खेल, तो ये तीन अतराफ से जो है वो कबायली इलाकों के अंदर घिरा हुआ है और मेरे ख्याल से जो दहशतगर्दी की जानब दहशतगर्दी खतरात थे वो काफी हद तक थे। दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि न सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब को हम सुन रहे थे जो कि बार बार ये कह रहे थे कि शायद पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए, लेकिन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वजीर आजम लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचे हैं, जख्मियों की इयादत भी उन्होंने की है। जी बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, जैसे पहले भी मैंने बताया कि वज़ीर आज़म को इत्तलात मिलने के बाद उन्होंने पेशावर आने का फैसला किया था और ये भी बताया जा रहा है हमारे ज़राए की जाने से कि अहम सिक्योरिटी के हवाले से इजलास भी होगा। मेरे ख्याल में पहले भी बात कर रहा था मैं कि ये इजलास बड़ा पहले होना चाहिए था, एक बड़ा क्लियर मैसेज था और मेरे ख्याल में हमारी मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उन्हें एक बार फिर जो है वह एक पेज पे होना होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि बारहा दहशतगर्द अगर आपको धमकियां दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बेतहा कुर्बानियां दी हैं। हम पुलिस को जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते कि आया पुलिस जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। आपने देखा कि चेक पोस्टों पे हमले के दौरान भी उनको रेजिस्ट किया गया, मारा भी गया, उनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुए, लेकिन एक कलेक्टिव सोच, एक जो नेशनल सोच थी वो इस वक्त हमें जो है अडॉप्ट करनी होगी कि आया इस दहशतगर्दी के अफरीद से हमने कैसे मुकाबला करना है। अगर एक साइड पे हम इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे दुश्मन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से हमें दोबारा डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक अहम चीज ये है कि तालिबान हुकूमत के साथ अब बाकायदा इस चीज को उठाया जाना चाहिए कि जो वहाँ दहशतगर्द मौजूद है वो कैसे अफगान जमीन सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस्तेमाल करें और बार बार वहां से दावे भी आ रहे हैं। आप देखिए जैसे ये हमला हुआ उसके बाद फौरन एक दावा आ गया कि ये हमने किया।
मेरे ख्याल में अब बिल्कुल हमने एक टारगेटेड लाइन पे सोचना होगा, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है। अगर पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान रहेगा, तो ये लोग यहाँ पे हुकूमतें भी करेंगे, ये यहाँ पे वज़ीर आज़म भी बनेंगे, ये सदर भी बनेंगे। लेकिन आज फिर पेशावर लहूलुहान हुआ है, हमारे बच्चे दोबारा आज कुर्बान हुए हैं। मेरे ख्याल में हमें APS के वाक़े को नहीं भूलना चाहिए। बारहा शायद खैबर पख्तूनख्वा को जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको बंद होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में तमाम जमातों का एक कलेक्टिव सोच होनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ और हमने देखा था कि APS हमले के बाद आयशा शिराजी तमाम जमातें बैठी थी और फिर जाहिर उसके बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हुआ, दीगर ऑपरेशन हुए, सफाया किया गया मुल्क से दुश्मनों का। लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ये दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। देखिए सुमैया, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जितनी चीजें थी, अगर उस पर अमल दरामद होता तो आज ये हालात दोबारा पैदा ना होते। स्वात के अंदर जब तालिबान उभरे तो वो मरकज और सूबा एक दूसरे को हमारे साथ ही रहिए आयशा शिराजी। आसिम लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम जरा उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेडी रीडिंग अस्पताल में कितने जख्मी लाए गए हैं? जी 147 जख्मी यहाँ पर लाए गए थे, क्योंकि धमाका LRH से तकरीबन 2 मिनट के फासले पे हुआ है जी। अनफॉर्चुनेटली 32 जो डेड बॉडीज हैं वो भी यहाँ पे शिफ्ट की गई थी। इस वक्त हमारे पास 4 ऐसे क्रिटिकल जो है वो जख्मी हैं जिसका हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं, और इमरजेंसी में हमारे पास जो है वो दाखिल हैं। सर ये जख्म किस नौयत के हैं आसिम साहब? इनको जख्म किस तरह के हैं? आपने कहा 4 जख्मी क्रिटिकल कंडीशन में। जी सवेयर इंजरीज आई है, ज्यादातर को चेस्ट पे मतलब सीने पे और हेड इंजरीज हैं, सरों पे लगी है, तो वो वाले हमारे पास जो है वो क्रिटिकल हालत में इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी तादाद जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 4 से लेकर 6 तकरीबन जो है वो क्रिटिकल हालत में इस वक्त हैं। बाकियों को हमने जो कंपेरेटिवली स्टेबल हैं उनको हमने रिसिसिटेशन उनकी हो गई है और एक यूनिट हमने डेडिकेट किया हुआ है, वहाँ पे हमने शिफ्ट किया है। अच्छा, आपने जिस तरह मुझे बताया कि 147 जख्मी लाए गए, क्या मजीद भी जख्मी अभी लाए गए हैं? तकरीबन सारे जख्मी शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 2 मिनट के फासले पे ये धमाका हुआ है, तो तकरीबन सारे जो जख्मी हैं तो वो LRH लाए गए हैं। अच्छा मोहम्मद आसिम साहब, ये बताइएगा कि कुछ देर पहले गवर्नर ने खून की एहतियात की अपील की थी, क्या आप लोगों को खून की ज़रूरत है अभी? नहीं जी, आपने बहुत अच्छा किया कि ये आपने एक चीज़ उठाई है। इस वक्त हमारे पास LRH में ना खून की कमी है, ना मेडिसिन की कमी है, ना हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो बल्कि अगर लोग आते हैं गैर जरूरी तौर पे रश बनाते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज रही है वो यही रही है कि गैर जरूरी तौर पे लोग आ रहे हैं। अच्छा। ब्लड की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर जरूरत खुदा ना खास्ता पड़ी तो हम डेफिनेटली अपील करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें बिल्कुल भी ना मेडिसिन की कमी है, ना स्टाफ की कमी है, और तमाम सहूलियात अस्पताल में मौजूद। डेफिनेटली एक बड़ा अस्पताल है। आसिम साहब, ये बता दीजिएगा कि ये जो जख्मी आपके पास लाए गए 147 का फिगर आपने ये कहा तमाम जख्मी लाए गए, इन जख्मियों में मर्द हजरात ही शामिल है या कोई बच्चा भी शामिल है? नहीं, जख्मियों में बच्चा कोई नहीं था। मतलब सारे जो है जिनकी उम्रें वो 30 से लेके मतलब 45 और 50 साल के दरमियान थी। आसिम साहब जो कि तर्जुमान थे लेडी रीडिंग अस्पताल के, उन्होंने ये बात तो बड़ी अच्छी बताई कि खून की कोई कमी नहीं है, खून मौजूद है, अद्वियात मौजूद हैं, तमाम सहूलियात मौजूद हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि 147 जख्मी लाए गए हैं और ये अब तक तमाम जख्मी जो हैं वो पहुँचा दिए गए हैं अस्पताल। आपके पास क्या इतलात हैं? सुमैया, लेडी रीडिंग अस्पताल एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। जब दहशतगर्दी यहाँ पे बहुत उरूज पे थी कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो इसे इस तरीके से इक्विप किया गया कि एट अ टाइम यहाँ कम से कम 200-250 लोगों को इंतहाई इमरजेंसी की तिबी इमदाद देने की जो है गुंजाइश मौजूद है। काफी बड़ा हॉस्पिटल और इक्विप हुआ है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्रेडिट दें या ना दें, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, जितने भी सियासी जमातें हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के तीनों अस्पताल इस वक्त इंतहाई इक्विप्ड है और यहाँ इस किस्म का कोई मसला पैदा नहीं होता। दूसरा, इनके पास हर चीज इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है कि किसी भी इमरजेंसी को मीट किया जा सकता है, और मेरे ख्याल में ये LRH के तर्जुमान ने भी बताया। दूसरा, जो हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर और ओवरऑल सिचुएशन की, अमीर मकाम साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की, लेकिन सोचना ये होगा कि आगे का लाए अमल क्या होगा। अब तो मेरे ख्याल में ना PTI की हुकूमत है सूबे के अंदर, मरकज में भी PMLN की हुकूमत है, यहाँ भी केयर टेकर सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। तो मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, और बार बार हमारे जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आजम खान साहब, उन्होंने भी कहा कि टॉप प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर की होगी। और इस वक्त जो केयर टेकर कैबिनेट के अंदर साबिक IG हैं मसूद शाह साहब, तो वो मेरे ख्याल में एक की फिगर है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। वो नेक्टा में भी रहे थे, इसके अलावा वो IB में भी रहे थे,
और मुख्तलिफ की पोस्टों पर उन्होंने काम किया, तो मेरे ख्याल में उनके पास कुछ स्ट्रेटेजी होगी कि आगे आज जो इजलास हो रहा है उसके अंदर वो क्या प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। और ना सिर्फ ये जाहिर कि क्या ये इस तरह के कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, क्योंकि कमिश्नर साहब ने तो कहा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे, और अगर हैं भी तो उस हवाले से सिक्योरिटी कैसी देखी गई पेशावर में पिछले दिनों? देखिए, पेशावर को अगर आप देखें 3 अतराफ से कबायली इलाकों के अंदर घिरा हुआ है। एक तरफ आप देखें वो खैबर एजेंसी है, दूसरी तरफ दरा दमखेल है जो इंतहाई वोलेटाइल रहा है, साथ साथ मुमंद एजेंसी जो इस वक्त इंतहाई वोलेटाइल डिस्ट्रिक्ट समझा जाता था तालिबानाइजेशन और मिलिटेंसी के हवाले से। तो पेशावर हर तरफ से हम कह सकते हैं कि कबायली इलाके में घिरा हुआ है और वहां से खतरात आते रहे हैं। अभी अभी जो थ्रेट्स आती रही हैं उसके बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं करता मिनिस्टर साहिबान से, और जो लोग कह रहे हैं कि शायद थ्रेट नहीं है, बार बार थ्रेट आते रहे हैं। और आपने देखा पेशावर के इर्द गिर्द चेक पोस्टों पे कितने सोफिस्टिकेटेड असले से हमले किए गए, नाइट विजन गॉगल से और स्नाइपर गन से टारगेट किया गया। लकी मरवत का वाकया हुआ, इतना बड़ा एक CTD का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के थाने को सीज किया गया। तो मेरे ख्याल में ये मैसेजेस काफी थे कि आप पेशावर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है और सिंबॉलिक है, अगर सूबाई दारुल हुकूमत के हार्ट में आके आप पुलिस के हेडक्वार्टर को टारगेट करते हैं तो मेरे ख्याल में मैसेज क्या जाएगा। तो शायद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बड़े टफ डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है सूबे के अंदर, तो ये तमाम तर जिम्मेदारी केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर भी है और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सीरियसली सोचना होगा। मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम इशू है। सिर्फ ये बल्कि नेशनल एक्शन प्लान को भी फाल करने की बड़ी जरूरत है। जायशा शराजी, इस तरह आपने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अगर पूरी तरह अमल दरामद हुआ होता तो शायद ये नौबत ना आती। उस वक्त जिस तरीके से बार बार जिन स्लीपर सेल्स की बात की गई, जिन मजहबी जमातों और उनके जो अहलकार थे जो कि इस वक्त बड़े शहरों के अंदर हैं, उनकी फंडिंग है, उनके मसाइल हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं, अगर नेशनल एक्शन प्लान पे बाकायदा अमल होता तो मेरे ख्याल में ये हालात ना होते। क्योंकि बार बार जितनी जमातें हैं सियासी, वो जब हुकूमतों में होती हैं तो बड़ी अच्छी बातें करती हैं, जब अपोजिशन में जाती हैं उनका स्टांस बदलता है। मेरे ख्याल में उनकी प्रायोरिटी सिर्फ कुर्सी की हद तक होती है। इस वक्त देखिए पाकिस्तान जिस किस्म के हालात से दो चार है उसमें सबसे बड़ा खतरा आपको सिक्योरिटी को है, क्योंकि आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे, आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे एक वोलेटाइल जो दुश्मन मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जी फला पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को टारगेट किया जा सकता है हमसाया मुल्क की एजेंसीज की जाने से। हमसाया मुल्क की एजेंसीज जो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दोबारा करवाने जा रही है, उसको काउंटर करने के लिए क्या हो रहा है, हमारा क्या प्लान है? मैसेज होना चाहिए हुकूमत को और तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर बैठकर जो मुल्क में अमन बहाल करने के हवाले से कोई स्ट्रेटेजी भी प्लान करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हमारे नमाजियों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, पुलिस को निशाना बनाया गया, 33 अफराद जो है इसमें शहीद हो गए, 150 से ज़ायद जख्मी बताए जा रहे हैं, रेस्क्यू का अमल अभी भी जारी है। जायशा शराजी, बहुत शुक्रिया। और जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आएंगी आने वाले बुलेटिन में आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।